Good morning, friends. Today is 19 जनवरी। तो अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रत्नेश CS चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और फिर वही महत्वपूर्ण बात, जिससे आप लोगों का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। आप लोग यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे के बटन को ऑल प्रेस कर दें। ठीक है, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अब ये MPPSC का जो नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है, आ, उसका अभी अभी निकला था 31 दिसंबर 2024 को। और ये MPPSC का 25 के बारे में बात है, राज्य सेवा परीक्षा 2025। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। विज्ञापन क्रमांक, प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। ठीक है, तो दिनांक 31 दिसंबर 2024। विज्ञापन क्रमांक भी ऊपर लिखा है। ये चीज़ आपको उसमें जब आप मेंस देखते हैं हिंदी में, तो वहाँ ये सब चीज़ें काम में आती हैं। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं, आप लोग इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर पाएंगे किसी भी फॉर्म का, नोटिफिकेशन का, कि हर चीज़ का पर्पज होता है। ठीक है, वही बात। तो प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि 11 फरवरी से प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2025 के आवेदन करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है, जो 17 जनवरी 2025 तक दोपहर 12 बजे तक थी। राज्य सेवा परीक्षा 2025 प्रारंभ परीक्षा दिनांक कंफर्म है, लगभग 16 फरवरी 2025 को। तो इस बार राज्य सेवा परीक्षा केवल हो रही है, इसके साथ राज्य वन सेवा परीक्षा नहीं हो रही है। यानी कि केवल राज्य सेवा परीक्षा 2025 हो रही है, जो कि 16 फरवरी को हो रही है। प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा सामान्य अध्ययन का, GS बोलते हैं इसको। जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी इसको CSET बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको बोलना चाहिए गेट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक और 2:15 से 4:15 तक, ये क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। आयु की गणना के लिए 10वीं की अंक सूची मान्य रहेगी। ठीक है, इसके बाद त्रुटि सुधार, हाँ त्रुटि सुधार कब तक है? त्रुटि सुधार के लिए 19 जनवरी तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा दी गई श्रेणी भर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पात्रता। हाँ, ये पात्रता के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पात्रता यहाँ क्या मतलब होती है? पात्रता मतलब मतलब आपको ये फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते, लेकिन पात्रता मतलब ये कि ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो राज्य सेवा परीक्षा 2000 परीक्षा हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र के लिए लिखा है। एक तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ में यदि आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, BA BSc BCom BE, है ना, MBBS के अंतिम वर्ष में है, तो भी आप पात्र हैं। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को पूर्ण होनी आवश्यक है। ठीक है, तथा शेष अन्य अर्हताएं मूल स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, वित्तपोषण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ऑनलाइन आवेदन करते होते ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष आदि प्रारंभ परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि जारी होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद रोजगार पंजीयन के बारे में, हाँ इसमें एक रोजगार पंजीयन की बात और है। माननीय उच्च न्यायालय मुखपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8 मार्च 2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। यानी कि क्लियर बात है कि जो लोग अन्य प्रदेश के विद्यार्थी, मतलब MP के मूल निवासी नहीं हैं, उन लोगों को रोजगार पंजीयन नहीं है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन है रोजगार पंजीयन के बारे में। जो मूल प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको आवेदन करते समय रोजगार पंजीयन नहीं चाहिए, और साक्षात के हेतुकार जब आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तब आपको चाहिए। तो फिर भी अभी ऐसा पता लगा है, और ये बात कंफर्म है कि जब फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय मूल निवासी को भी रोजगार पंजीयन लग रहा है।
तो इस पॉइंट को यदि MPPSC तक पहुंचा दें आप लोग तो बहुत अच्छा होगा। मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड संस्था के कर्मचारी तथा नगर कर्मचारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र संदर्भ रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। ठीक है, क्लियर। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापन पदों हेतु परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 16 फरवरी 2025 को 2 सत्रों में जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। क्लियर लिखा है, 16 फरवरी 2025 को परीक्षा होगी 2 सत्रों में, यानी 2 सेशन में। इसी को शिफ्ट बोलते हैं, इसी को पाली बोलते हैं, इसी को सत्र बोलते हैं। यहाँ तीन तीन पर्यायवाची मैंने बता दिए एक चीज़ के। ठीक है, कई जगह आपको ये पाली लिखा रहेगा, कई जगह लिखा रहेगा सत्र, एक ही बात है। ठीक है, डाउनलोड कब से करेंगे? 11 फरवरी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शहर की अग्र मान्यता उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्र मान्यता उपरांत परीक्षा शहर के पदों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा नियम, हाँ परीक्षा नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 यथा संशोधित अनुसार आयोजित की जाएगी। तो राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 क्या है, उसके हिसाब से आयोजित की जाएगी। ठीक है, अच्छा, चयन परीक्षा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जो संशोधन निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधन निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। पूर्ण रूपेण अंतिम चयन परिणाम मुख्य तथा प्राथमिक भाग का अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही अभ्यर्थियों के तथा समस्त श्रेणियों के प्रावधिक मुख्य परीक्षा के कट ऑफ तथा साक्षात्कार संबंधित स्कोर कार्ड आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। यहाँ ये OBC का जो रिजर्वेशन के कारण जो 87% और 13% का की बात की गई है। ठीक है, अब इतनी सारी बात का केवल लाल लबाब ये निकलता है कि 87% और 30% का जो होता है ना कम, जैसे माना कि टोटल 20 पोस्ट हैं तो 20 का 87% उतनी पोस्ट उसके लिए और उसकी मैन मैन के लिए। ठीक है, जो आपने देख रहे होंगे आजकल MP में। चयन परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु मूल्यवासी रोजगार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय समय पर जारी नियमों पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के कट ऑफ अंक तथा साक्षात्कार के प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी पूर्ण रूपेण अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। क्लियर बात है, जो नियम में संशोधन वगैरह होते हैं उन संशोधन के हिसाब से सब कुछ होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई जाता है तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा यथोचित समय पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर बात लिखी है कि हमने पाठ्यक्रम हालांकि 2025 का उन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया, जो 2024 का था उसमें कोई संशोधन नहीं किया है, लेकिन अभी भी यदि परीक्षा के प्रारंभ होने तक संशोधन होता है तो वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और उसी हिसाब से परीक्षा होगी। चयन परिणाम विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि लुप्त की त्रुटि संज्ञान में आती तो आयोग का चयन परिणाम विज्ञापन को सुधारने तथा अवलोपित करने का अधिकार सर्वाधिक सुरक्षित है। ठीक है, चयन परिणाम हो गया, विज्ञापन प्रकाशित हो गया, उसमें कोई क्लर्किकल एरर हो गई तो त्रुटि हो गई तो उसके पास पूरा अधिकार है आयोग के पास। ठीक है, आयोग द्वारा प्रकाशित तथ्य आधारों पर बिना कोई साक्ष्य दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर लिखा है कि पता चले आपने आवेदन भेज दिया कि ये शिकायत है वो शिकायत है और उसमें आपने प्रूफ नहीं लगाए तो कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुन लो जरा ध्यान से। ये वही बात है 87% और 13% वाला। उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक SLP 8764/2023 WP 5598 2024 एवं OBC आरक्षण, ये दो याचिका लगी हुई हैं अंतिम चयन परिणाम में, SLP और ये WP। OBC आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतर्गत न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगा। OBC आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक ये के हिसाब से 29/9/2000 के अनुसार मुख्य भाग
और प्राप्त देखभाल वो 87% और 13% के बारे में बात क्लियर लिखी है। विनिष्टीकरण न्यायालयीन प्रकरण के से संबंधित दस्तावेजों के अतिरिक्त परीक्षा से संबंधित अन्य समस्त दस्तावेज अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद, यानी कि अंतिम चयन परिणाम घोषित हो गया उसके बाद, जैसे है ना, उसको 1 वर्ष के बाद उनको वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, बिन में डाल दिया जाएगा। लेकिन कौन का नहीं डाला जाएगा? जिनका कहीं ना कहीं दस्तावेज में कोर्ट में केस चल रहे हैं, ठीक है। हम्म इसके बाद, हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में न आए, उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें, ताकि ऐसी व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सके। सूचने देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से राज्य सेवा पर 2000 निम्नलिखित सेवाओं पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रसिद्ध पात्र पत्रों के अनुसार दर्शाई गई है। भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार हैं, ठीक है। इसमें राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा के तो पद हैं नहीं। अब जितने भी पद हैं वो यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा देखो, पद तो आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। वेतनमान, अच्छा अच्छा, इसके बाद यदि अपन ये देखें, अपन थोड़ा कॉलम देख लेते हैं। कॉलम कौन कौन से, सबसे ऊपर के कॉलम, एक हो सरल क्रमांक, ठीक है, सरल क्रमांक आप जानते ही हो। फिर विभाग एवं पदनाम, मतलब कौन से विभाग के और पद का नाम क्या है, पोस्ट का नाम, ठीक है। फिर लिखा है कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, ठीक है। फिर लिखा है रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों द्वारा पदों की संख्या, क्लियर। मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या। फिर लिखा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग जन हेतु आरक्षित पदों की संख्या और पदों की कुल संख्या, ठीक है। ये आप ऊपर समझ गए। अच्छा, एक बात तो ये याद रखना, हाँ, इसके बाद द्वितीय श्रेणी भी लिखा है ना, ये सभी द्वितीय श्रेणी के पद हैं, ठीक है। यानी कि सभी पद क्लास 2 के हैं। हाँ, ये, हाँ, क्लास 2 के बाद क्लास 3 के भी पद हैं। जैसा कि मैंने एक अपने स्टेटस वीडियो में बताया था कि क्लास 3 के पदों की भर्ती भी MPPSC के द्वारा होती है। ये देखो यहाँ प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो अब ये इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। तो थोड़ा सा ये रिजर्वेशन का भी मैंने एक स्टेटस वीडियो बनाया था, और वो वीडियो भी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा चैनल पर, उसमें शायद, हाँ, रिजर्वेशन से संबंधित एक वीडियो मैंने स्टेटस वीडियो बनाया था, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, ठीक है। हाँ, यही हमने रिजर्वेशन कैटेगरी रिजर्वेशन वाला स्टेटस बनाया था, उसमें यही सब बातें बताई थी जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व से मतलब यहाँ पे है, अनरिजर्व मतलब अनारक्षित बोलते हैं इसको, अनारक्षित या जनरल, ठीक है, सामान्य श्रेणी। SC आप जानते ही हैं, SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति, OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, और EWS जो आजकल एक नई कैटेगरी आई है, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग, EWS, ठीक है। तो ये कितनी कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 कैटेगरी, ठीक है। अब इसके बाद अगला कॉलम में चलो, निकलो, ऊपर लिखा है ना मध्य प्रदेश की, मतलब ये है एम वुमन रिजर्वेशन इन MP डोमिसाइल फीमेल, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है, अनरिजर्व, फिर SC, फिर ST, फिर OBC, फिर EWS, यानी कि जितने पद हैं उसमें से कुछ पद है ना महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और उसमें भी रिजर्व, अच्छा, वो उसमें भी क्लियर, वो भी बात है। जैसे अनरिजर्व में यहाँ 2 पद हैं, तो इसमें एक पद क्या है, किसके लिए है, महिला के लिए है। यानी कि टोटल एक ही पद है बस अनरिजर्व में, ठीक है। तो इस एक पद के लिए हमारा कंपटीशन होगा, ठीक है। समझो कंपटीशन को। और ये बात आप लोगों को लगता होगा कि हाँ, ये चीज़ जो आई है पर लेकिन ये फॉलो नहीं होती भाई। मैं क्लियर बता रहा हूँ, अभी जो TO का
रिटर्निंग ऑफिसर 2024 का रिजल्ट अभी आया है ना। उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि ये जो पद की संख्या जो होती है ना, उसी हिसाब से मेरिट में एक एक दो दो नाम नियुक्ति पत्र में होते हैं। नियुक्ति पत्र मतलब मेरिट में नाम होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक, ये सैनिक कैटेगरी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजनों की, ठीक है। और इसके बाद वेतनमान कितना दिया, अच्छा हाँ। अब क्या है, अच्छा एक चीज़ और है कि टोटल पद हैं, फिर 87% और 13% का कॉलम है ना। वो ओबीसी के लिए है देखा जाए तो, है ना। इसके लिए हाँ ठीक है, वो ओबीसी के लिए है 87% 13% वाला, ठीक है। हाँ वो उसी के लिए है, अब इसमें देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक चीज़ और है, ये लास्ट में वेतनमान लिखा है, तो ये वेतनमान लिखा हुआ है 15,600 से 39,100, ठीक है। क्लास 3 का वेतन, टू का वेतनमान। इसके बाद इसमें एक वेतनमान और है, 93 से 34,800 प्लस 4200 ग्रेड पे, 93 से 34,800 प्लस 3600 ग्रेड पे, है ना। फिर इस टाइप से पूरा पद है। इसके बाद यहाँ क्लास 3 पद और ये क्लास 2 पद, ठीक है। क्लास 2 पद और क्लास 3 एग्जीक्यूटिव पद, ठीक है। हाँ इसके बाद हम अच्छा यहाँ पे क्लियर देखो, क्लियर ये भी मेंशन कर दिया। यूआर मतलब अनरिजर्व, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलडी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बीएच मतलब विजुअल हैंडीकैप्ड, एचएच मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड और एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, आयु सीमा की छूट, है ना। हम्म, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं हम। हम्म, ये बहुत हाँ। इसके बाद है ना, आरक्षण नियम कहाँ से, अधिनियम 1994 के उपबंधों के अनुसार और आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए तो मंत्रालय का आदेश के अनुसार होंगे, ठीक है। टिप आ, तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य द्वारा समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए होंगे। यहाँ मतलब समझ लो, एक तो वो है वेतनमान, इसे बोलते हैं स्केल। स्केल के साथ होता है डीए भी होता है, क्योंकि डीए बढ़ता रहता है, इसीलिए ये बात क्लियर लिखी है, ठीक है। अन्य भत्तों में जैसे एचआरए है ना वगैरह आता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं में सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और उसका पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। कहने का मतलब है कि आप फॉर्म भरने के पहले अपना चेक कर लें कि हम योग्य हैं कि नहीं। पता ला आपने फॉर्म भर दिया, आपने कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके फॉर्म भर दिया और लास्ट तक आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो यहाँ क्लियर लिखा है किसी भी चरण में, यानी प्रीलिम्स में, मेंस में, देन इंटरव्यू में, किसी भी चरण में आपको पता जाता है तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यार ये है उम्मीदवारी यानी एस्पायरेंट्स, ठीक है। कैंडिडेट, ठीक है। उम्मीदवार उसको भी बोलते हैं ना जो चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है। यहाँ योग्यता से चुनाव में खड़े हो रहे हो आप, ठीक है। समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्तियों को देय आरक्षण एवं शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए देय होगी। यहाँ क्लियर लिखा है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा और आयु सीमा की छूट मिलेगी, अन्य लोगों को नहीं मिलेगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। जिन पद हेतु किसी श्रेणी वर्ग पद आरक्षित नहीं है उन पद हेतु संबंधित श्रेणी वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में विचार किए जाएंगे। क्लियर बात लिखी है। जो एमयू के डोमिसाइल नहीं है, एमपी के डोमिसाइल नहीं है, वो सभी लोग जनरल में माने जाएंगे, ठीक है। क्लियर लिखा है ये। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि है ना मान्य होना चाहिए, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी, यानी 2 वर्ष का प्रोबेशन रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी उसमें हो, 2 वर्ष का प्रोबेशन फिर चालू हो जाएगा जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। अब वही से 87% 13% के बारे में लिखा हुआ है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल को हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी टेबल बनाई है इन्होंने। विज्ञापन तिथि 31 दिसंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 3 जनवरी। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 दोपहर 12 बजे तक, जो कि बीत चुकी है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि 8 जनवरी, जो भी निकल गई है। ऑनलाइन आवेदन में पत्र में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि जो कि आज है। अतः आप लोग, जिन लोगों को त्रुटि सुधार करना है, आज आप लोग कर सकते हैं। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि 11 फरवरी और प्रारंभ परीक्षा तिथि 16 फरवरी। अभ्यर्थी अपना आवेदन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को भी थोड़ा आप देख लीजिए। और विज्ञापन में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 एवं उससे यथा समय किए गए संशोधन में अधिसूचित अन्य पदों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सूत्र मत के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन कर की अंतिम तिथि निकल गई है, अब नहीं जोड़ सकते। विज्ञापित पदों की संख्या राज्य शासन के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने पर परिवर्तित हो सकती है। पदों की संख्या में परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषणा के पर्व तक शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी। ठीक है, तो पदों की संख्या में परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषणा के पूर्व तक हो जाएगा। ठीक है, परंतु ऐसे पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तथा विज्ञापन के समय निर्धारित अंतिम तिथि का प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के अभ्यर्थी पात्र रहेंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकती है। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप देख लीजिए। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि आपको महिलाओं के विरुद्ध आपका केस सिद्ध हो जाता है, यानी आप विक्टिम हो जाते हैं, तो आपको पात्र नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर केस पेंडिंग है, वहाँ पर आपका केस भी नियुक्ति का मामला पेंडिंग किया जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ मतलब ये है कि माना कि आपकी महिलाओं के विरुद्ध कोई आपसे आपके केस लग गया। अब केस लग गया, उसमें आप दोषी भी सिद्ध हो गए कि हाँ आपने ऐसा किया है, जो उसने, है ना, दोष सिद्ध हो गए। ठीक है, उसके बाद तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे केस पेंडिंग चल रहा है, और मैक्सिमम केस पेंडिंग ही चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका केस पेंडिंग रखा जाएगा अपॉइंटमेंट के संबंध में। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। याद रखना, जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं और एक का जन्म 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। परंतु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्त नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है, आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात होता है, जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, और इस बात को आप बिल्कुल आप लोग गंभीरता से लें। ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इसके मामले में कई बार, है ना, बहुत लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको हल्के में मत लें, इस पॉइंट को। परीक्षा योजना। राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मार आधारित सेवाओं तथा पदों के विभिन्न वर्गों के लिए चयन सेवा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, लिखित विवरणात्मक और साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण। क्लियर लिखा है कि मुख्य परीक्षा हो तो प्रीलिम्स, सिंपल सी बात। फिर मेंस, जिसे हम मेंस कहते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू है, व्यक्तित्व परीक्षण। यहाँ पे साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण लिखा है, तो आप लोग इसको, है ना, इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट कहिए, ना कि इंटरव्यू। यहाँ एक एक वर्ड का मतलब होता है, और ये नोटिफिकेशन जब निकलता है, इसके पूरी बाकायदा, उसमें भी गलतियाँ होती हैं ना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसमें पॉइंट लिखा होता है कि यदि हमने गलती से कुछ का कुछ लिख दिया, तो उसके लिए भी आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, या क्लेम के लिए कौन सा न्यायालय बाध्य होगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझिए आप लोग सभी एस्पायरेंट्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा ना, साक्षात एवं व्यक्तित्व परीक्षा, या क्लियर मतलब है कि ये इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट है।
यानी कि आपकी पर्सनालिटी का भी टेस्ट है और इंटरव्यू भी है। ठीक है, अब इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे व्यक्तित्व परीक्षण भी लिखा है, इट इज पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रकाशित हो चुका है, अलग फाइल में है। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए, हाँ इसके बाद अब हमारी परीक्षा हो गई। अब परीक्षा होने के बाद क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। हमने आवेदन पत्र फॉर्म भर दिया, उसके बाद हमारी परीक्षा भी हो गई। परीक्षा होने के बाद अब क्या होता है इसको हम बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पेपर सेटर मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसका मतलब ये केवल इतना सा है कि जैसे प्रारंभिक प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स के बाद एक प्रोविजनल आंसर की आएगी। प्रोविजनल आंसर की के बाद 5 दिवस के अंदर उसमें ऑब्जेक्शंस माने जाएंगे और उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, तो हाँ, तो पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद आएगी फाइनल आंसर की। यह सही रहता है। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। क्लियर लिखा है कि माना कि आप एक प्रश्न पे आपत्ति लगाएं तो 150 रुपये और पोर्टल शुल्क 40 रुपये, तो 190 रुपये। और माना कि आप 5 प्रश्न पे आपत्ति लगा रहे तो 15 × 600 रुपये और 640 रुपये देना पड़ेंगे। ठीक है, तो 40 रुपये पोर्टल शुल्क तो हमेशा रहेगा। मतलब आपने एक बार आपत्ति लगाई, 5 दिन के अंदर लगानी है आपत्ति। अब एक बार आपत्ति लगी तो आपको आपत्ति इकट्ठी ही लगा देना है, नहीं तो 40 रुपये पोर्टल शुल्क बार बार देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक, अब आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हमेशा बात होती है कि एमपीपीएससी बहुत ही इसमें है ना काफ़ी भ्रांतियाँ पैदा करता है। ऐसे प्रश्न जिसका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है। ठीक है, तो कहाँ पे उनको कार्रवाई की जाएगी आपत्तियों पर? जिसमें प्रोविजनल आंसर की में गलत उत्तर दे दिया और दूसरे विकल्प सही है। ठीक है, तो प्रावधिक फाइनल यानी फाइनल आंसर की को अपडेट किया जाएगा, मतलब प्रोविजनल आंसर की को संशोधित किया जाएगा और फाइनल आंसर की में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। यहाँ पर अच्छा, अब आप लोग पहले पहले अलग बात होती थी, अब अलग बात है, इस बात को ध्यान दो आप। ये हर चीज़ में कई बार चीज़ें लोग हम अपने आप ही समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ क्लियर लिखा है हिंदी और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन में पेपर आता है हमारा प्रीलिम्स का ऑफलाइन। तो इसमें अब क्या, पहले क्या होता था, हिंदी अंग्रेजी में कोई भी डिफरेंस हुआ तो अंग्रेजी अनुवाद को मान्यता दी जाएगी, यहाँ पर हिंदी अनुवाद को मान्यता दी जाएगी। यानी अंग्रेजी हिंदी में जो लिखा है वो सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर हैं सभी सही उत्तरों को मान किया जाएगा। कि मतलब दिए गए बिल्कुल एक से अधिक सही उत्तर हो रहे हैं, सभी सही उत्तरों को मान किया जाएगा। ऐसे प्रश्न का दिए बिल्कुल एक भी सही उत्तर नहीं है, यानी कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि गलत उत्तर दे दिए प्रावधिक उत्तर कुंजी में, तो उसको सही किया जाएगा। फिर हिंदी अंग्रेजी अनुवाद भिन्नता की स्थिति में हिंदी अनुवाद मान्य होगा। फिर एक से अधिक सही उत्तर है तो सभी सही उत्तरों को मान किया जाएगा। और एक भी सही उत्तर ना हो तो प्रश्न पत्र को विलोपित किया जाए, प्रश्न पत्र से विलोपित कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? कि माना कि 4 ऑप्शन हो, 4 में से एक भी सही उत्तर ना हो तो वो क्वेश्चन को डिलीटेड माना जाएगा। ठीक है, जो डिलीटेड में आ जाएगा। एक से सही ज़्यादा सही उत्तर है तो सभी उत्तरों को मान किया जाएगा। और अंग्रेजी में अनुवाद में भिन्नता है तो हिंदी अनुवाद मान्य होगा। और प्रावधिक उत्तर कुंजी में गलत उत्तर दे दिया तो आंसर की में सही कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ये 3 पॉइंट दिए, 2 3 4। विषय विषयक समिति द्वारा समस्त अभियावधनों पर विचार करने के उपरांत अंतिम उत्तर कंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्रवार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
एक क्लियर लिखा है। अच्छा, एक बात और मुझे याद आई है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो घोषणा की है कि 2025 में जितनी भी पीएससी पेंडिंग चल रही हैं, जैसे कि आज ही 2022 का एमपी पीएससी का फाइनल अंतिम परिणाम आया है, और तो 2022 का अंतिम परिणाम आ चुका है, तो ऐसे ही 23-24 का भी अंतिम परिणाम 2025 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है। उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा निरूपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करते हुए जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तर का मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु हर अभ्यर्थियों का लूसी सूचीकरण किया जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग समझ लें। एक तो विलोपन हो गए, यदि विलोपित हो गए तो सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक मिल जाएंगे। ठीक है। चाहे किसी ने अटैम्प्ट किया हो नहीं किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर की के हिसाब से आपकी आंसर की चेक कर दी जाएगी, वो मार्कशीट, और उसके बाद आपका मेरिट बना दी जाएगी मेंस के लिए। प्रारंभिक परीक्षा की प्रीलिम्स का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम तैयार करते समय मेरिट तैयार करने हेतु प्रावधान। त्रिस्तरीय द्विस्तरीय परीक्षाओं के लिए मुख्य लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के माध्यम से चयन की स्थिति में लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के अंकों का योग, उक्त अंक। हाँ, यहाँ पे क्लियर बात सुनो, प्रधान परीक्षा यानी मेंस जिसे बोलते हैं, मेंस का मतलब ये होता है लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार। मेंस का मतलब ये नहीं होता कि लिखित परीक्षा हो गई, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को मिला के मेंस बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। उक्त अंक समान होने पर लिखित परीक्षा के अधिकतम वाले अंक, यानी कि लिखित परीक्षा में आपके अंक आ गए, माना कि 1200 में से आ गए 900। ठीक है। और साक्षात्कार हुआ आपका, माना कि 50 नंबर का। ठीक है। तो 50 में से आपके आ गए 20 नंबर, टोटल हो गए 920 नंबर। ठीक है। तो 920 में अब माना कि और किसी के भी 920 हुए, तो क्या होगा, लिखित परीक्षा में जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो उसकी मेरिट आगे होगी। अब पता चला कि लिखित परीक्षा में भी किसी के अंक बराबर हो गए, 900 उसके भी हैं 900 उसके भी हैं, तो फिर क्लियर बात है, यहाँ पे सीनियरिटी, यहाँ पे जिसकी डेट ऑफ बर्थ आयु में ज़्यादा होगी उसको मेरिट अंक आगे मिल जाएगा। दिव्यांगजनों हेतु विज्ञापित पदों पर दिव्यांग जन के श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे दिव्यांगों हेतु आरक्षित, वो सिंपल सी बात है। ठीक है, कि दिव्यांगजन के माना कि उपलब्धि नहीं हुए तो वो जनरल में गाने जाएंगे। ठीक है। एक के बाद ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर, ये 52 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रारंभ होगी। इसके बाद शहर केंद्र आवंटन के संदर्भ आवश्यक निर्देश। अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आवंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा। शहर का आवंटन में प्रक्रिया अपनाई जाएगी। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, मध्य प्रदेश निवासी होते हो वर्तमान पता उस परीक्षा शहर। ठीक है। प्रथम आवंटन, द्वितीय आवंटन, तृतीय आवंटन और चतुर्थ आवंटन। अभ्यर्थी को उपयुक्त क्रम में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे, किंतु परीक्षा केंद्र की क्षमता तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अन्य केंद्र आवंटित किए जा सकेंगे। केंद्र परिवर्तन हेतु कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से दो विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केंद्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की गई है। यहाँ पे आयु सीमा की बात की गई है। आयु सीमा को हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी की बात की गई है, पुरुष और महिला की ऊंचाई है। ठीक है। और पुरुष की, महिला की, और सीना का घेरा बगैर फुलाए और फुलाने पर। ठीक है। तो ये वर्दीधारी पदों के लिए रहता है, गृह विभाग के लिए और जेल विभाग के लिए और परिवहन विभाग के लिए। ठीक है। प्रिजनिष्ठीकरण, इस परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं, अंतिम चयन परिणाम, कुछ वही वही बात फिर से लिखी हुई है। आयु सीमा की छूट। ठीक है। आयु सीमा की छूट। ठीक है। जो आयु सीमा की छूट रहती है, जो भी नियम रहते हैं आयु सीमा के संबंध में, वही सब बात। जैसे यहाँ लिखा है, गैर पर्दीदारी पदों हेतु शासन एवं प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से प्रावधान प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट भी रहेगी।
अधिकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश। ठीक है, वही सब बातें फिर से लिखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद है ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उस श्रेणी का आवेदन। ठीक है ये। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो लिखी है ना, मध्य प्रदेश के मूल निवासी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्राप्त किया जाती है। आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की वित्तीय वर्ष में 2024-25 का ही मूल्य पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो भाई ये बात का ध्यान रखना, जब ईडब्ल्यूएस में आप लोग अप्लाई करें तो मूल निवासी और ईडब्ल्यूएस के जो प्रमाण पत्र हैं वो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। ठीक है, इसके पहले और बाद का नहीं चलेगा। और यहाँ भी क्लियर लिखा है, यदि आवेदक मध्य प्रदेश शासन में सार्वजनिक सेवा स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात दिवस तक की तिथि में निरंतर सेवा में है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक को शासकीय सेवक की आयु सीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किसी भी स्थिति में निरंतर सेवा में होना चाहिए, तो आप है ना उसके लिए आयु सीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हम्म ये परिशिष्ट प्रपत्र है। ठीक है, ये उसके लिए काम में आएगा जब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे मेंस के बाद, तो वहाँ पे ये उसमें काम में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में पूरी जानकारी है, जो आप सभी को पता है क्योंकि आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर चुके होंगे। फीस के बारे में 250 रुपये और 500 रुपये के बारे में पूरी क्लियर है। ठीक है, मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये है और बाकी के लिए 500 रुपये है। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हम किसी भी संबंध में। 0755-672-0210, 0755-672-0211। ठीक है। परीक्षा दिनांक 16 फरवरी 2025। आज है 19 जनवरी, यानी कि अब एक महीना 30 दिन भी इसके लिए नहीं रह गए हैं। 27 डेट टू रिमेनिंग। ठीक है, तो आप सभी लोगों को फिर से मैं ऑनलाइन मतलब फॉर्म भरने के बाद आपको परीक्षा में मतलब MPPSC 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में पात्र मतलब उत्तीर्ण होने के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और अभी एक महत्वपूर्ण बात यही कि आप लोगों ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से याद दिला दूँ, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी मेरे वीडियो टाइम पे बैक टू बैक अभी आते रहेंगे फिलहाल जल्दी से जल्दी, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, जिससे आप लोगों कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सभी को अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को सब्सक्राइब भी करवा दें, जिससे वो लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और अपने फीडबैक और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और मेरे इस वीडियो के संबंध में यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर भी मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। ठीक है, वैसे मोबाइल नंबर मेरा है 8878222080। ठीक है, ये मोबाइल नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात और महत्वपूर्ण बात, मेरा ऐप है रत्नेश क्लासेस ऐप है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और मेरा यूट्यूब चैनल रत्नेश CS, जिसके माध्यम से आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। तो आप सभी को फिर से प्रारंभिक परीक्षा 2025 में होने की शुभकामनाएं। इसके बाद अगला वीडियो मेरा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 के सिलेबस पर आधारित होगा, तो वो वीडियो भी आप मिस ना करें। ठीक है, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।